सर LCR और से रिलेटेड। LCR सर्किट एंड पावर से रिलेटेड। थोड़ा सा पहले उसको रिवाइज करो। हमने पढ़ लिया था LCR के बारे में, तो सारा ही पढ़ लिया था LCR के। अब हमने क्वेश्चन भी पूरे कर लिए हैं। अब एक दो तीन छोटे से टॉपिक रह रहे हैं, जिसमें से एक टॉपिक में से क्वेश्चन तो जरूर आए हैं। हाँ शिवानी कुछ बोल रहे हो? सॉरी सर, गलती से। हाँ, तो ट्रांसफॉर्मर एक टॉपिक है जिसके ऊपर से क्वेश्चन आए हैं, उसको तो हम क्वेश्चन ज्यादा करेंगे। बाकी दो तीन छोटे टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर से अब क्वेश्चन थोड़े से कम हो गए हैं, लेकिन पहले आते थे और हो सकता है अब आगे आ जाए, तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। दो या तीन टॉपिक हैं, थोड़े से उसके बारे में बात करता हूँ अभी मैं। पहले थोड़ा सा पिछला रिवाइज करते हैं। हमने LCR सर्किट के ऊपर जब बात की तो हमने देखा कुछ इम्पीडेंस के बारे में। जब हमने बात की तो टोटल सर्किट का इम्पीडेंस कैसे निकालते थे? Z इज इक्वल टू R square plus XL minus XC का होल स्क्वायर। R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ऐसे ही टेंजेंट फाई फ्लक्स के लिए कैसे निकालते थे? XL minus XC upon R। XL माइनस XC अपॉन, और अगर सिर्फ इंडक्टर हो तो XL बाय R, और सिर्फ कैपेसिटर हो तो XC upon R। XC by R है ना। तो ये सब था। और कोस फाई वैसे क्या होता है जनरल? R अपॉन Z। कोस फाई का नाम क्या है? पावर फैक्टर। पावर फैक्टर। और वैसे पावर निकालने का तरीका क्या है एसी सर्किट में? पावर कैसे निकालते हैं? अगर टोटल पावर एक सर्किट में R LC और तीनों है तो कैसे निकालोगे? V स्क्वायर अपॉन R। वो तो सिर्फ रेजिस्टेंस के अक्रॉस हो गई। Z V स्क्वायर अपॉन Z, है ना। और ये RMS ले तो ज्यादा सही रहेगा, है ना। आगे मल्टीप्लाई बाय R। किससे मल्टीप्लाई करते थे पावर निकालने के लिए? एक ही चीज तो थी, बताया था बच्चे। पावर निकालने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते थे? रिवाइज नहीं कर रहे मतलब। V स्क्वायर अपॉन R वाला फॉर्मूला तो था ही, DC में भी था, AC में भी वही है। cos phi से। कोस फाई से किससे मल्टीप्लाई करते थे? कोस फाई से, जिसको हम क्या बोलते हैं? पावर फैक्टर। और जनरल अगर फॉर्मूला लिखूं V और I की फॉर्म में, तो पावर को ये भी लिख सकता हूँ VRMS मल्टीप्लाई बाय IRMS मल्टीप्लाई बाय कोस फाई। तो ये पावर फैक्टर निकालने का क्या होता था हमारे पावर निकालने का क्या होता था तरीका? पावर फैक्टर इससे निकालते थे और पावर इससे निकालते थे। समझ में आया सबको? यस सर। है ना। और हमने फेस तो देख ही लिया था, पावर के बारे में भी हमने बात कर ली सारी। आज जो हमने बात करनी है बच्चे वो ये है कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जिसके बारे में हम थोड़ा सा कल पिछली बार पढ़ लिया था लेकिन भी पूरा नहीं पढ़ पाए थे। और फिर बैंडविड्थ क्या होता है, क्वालिटी फैक्टर से क्या क्या फर्क, क्वालिटी फैक्टर से हम क्या समझते हैं, और दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, क्या होता है बैंडविड्थ और क्या होता है क्वालिटी फैक्टर। और फिर थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल, अगर हमारे पास दोनों को करने के बाद टाइम बचा तो हम ट्रांसफॉर्मर वाला टॉपिक भी शुरू करते हैं। क्लियर है बच्चों? चलें आगे। यस सर। देखो अभी हमने जब देखा था ये दो केस पढ़े थे, याद है ना। हमने तीसरा केस भी पढ़ लिया था, एक जब XL ग्रेटर देन XC था, एक XC ग्रेटर देन XL था, और तीसरा केस क्या था जब XL is equals to XC। हाँ, जब पढ़ा था XL किसके इक्वल हो जाता था? XC। XC के इक्वल। याद है ना सबको ये केस? यस सर। व्हेन XC इक्वल टू XL क्या होता था इस केस में? इसमें यूनिट, हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो। क्वेश्चन की फॉर्म में पढ़ा था, जब XC XL के इक्वल हो जाता तो क्या हो जाता था? याद है ना जो इसमें क्वेश्चन? ये देखो सर आंसर वो एक ही फेस में जाएगा और वो यूनिटी के इक्वल हो जाएगा। हाँ, कोस फाई किसके इक्वल हो जाएगा? यूनिटी के। यूनिटी के इक्वल। तो पावर फैक्टर किसके इक्वल हो जाता था? यूनिटी के इक्वल हो जाता था, क्योंकि XC किसके इक्वल है? XL के इक्वल। कोस फाई क्यों इक्वल होता था 1 के? कोई बता पाता है? क्योंकि कोस फाई का फॉर्मूला क्या होता है? R upon Z। R अपॉन Z, और Z क्या होगा सर? R स्क्वायर प्लस XL minus XC होल स्क्वायर। होल स्क्वायर। XL XC जब 1 हो जाए, सॉरी इक्वल हो जाए, तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो ऊपर भी R रह जाएगा,
नीचे भी आ रहा जगह, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो गए, क्या आ जाएगा आंसर? 1, राइट? 1 यही बोला था मैंने। अब दूसरे तरीके से इसको बात करते हैं, z की वैल्यू क्या हो जाए जब xl xc दोनों इक्वल हो जाए। तो वैसे z क्या होता है? अंडर रूट ऑफ R square plus plus C x का minus whole square अंडर रूट आर स्क्वायर। एक्सएल और एक्ससी तो क्या है अब? equal तो ये 0 जाएगा 0। तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी? R r। तो जब एक्सएल एक्ससी के इक्वल हो जाएगा तो इम्पीडेंस किसके इक्वल हो जाएगा बच्चे? R के आर के इक्वल। तो पूरे सर्किट में जो एक ही रेजिस्टेंस, एक ही जो रोकने वाला टर्म बचेगा, एक ही फैक्टर बचेगा, वो है रेजिस्टेंस। एक्सएल की वैल्यू भी नहीं आएगी, एक्ससी की वैल्यू भी नहीं आएगी, सिर्फ किसकी वैल्यू आएगी बच्चे? आर की वैल्यू। तो पूरा सर्किट, इसको कैसे बोलता हूँ, सिर्फ रेजिस्टेंस काम कर रहा है, तो पूरा सर्किट कैसा हो जाएगा? प्योर रेजिस्टिव सर्किट। समझ में आ रहा है क्या? कब होगा ये? जब अगेन जब क्या होगा, एक्सी किसके इक्वल हो जाएगा? XL के। और क्या फर्क पड़ेगा इस पे? एक्सी एक्सएल के इक्वल तो हो गया, और इससे क्या फर्क पड़ेगा? किसी को कुछ आइडिया? और क्या चीज निकाल सकते हैं हम? हमने कोस फाई देख लिया, हमने जेड देख लिया, क्या? frequency फ्रीक्वेंसी भी हो सकती है। और सोचो, एक्सएल जब एक्ससी के इक्वल हो जाए तो जेड आर के इक्वल हो गया, तो वैसे आई नोट की वैल्यू क्या होती है? वी नोट की वैल्यू मान लो या आई नोट की मान लो, वो होता क्या है? अगर पूरे सर्किट की वोल्टेज की बात करूं तो वी नोट होता है। अगर रेजिस्टेंस के अक्रॉस बात करें तो आई नोट इंटू आर लिख देता। इंडक्टर के अक्रॉस बात करूं तो आई नोट इंटू क्या लिख देता? XL एक्सएल लिख देता। और कैपेसिटेंस के अक्रॉस बात करूं तो एक्सएल की जगह क्या आ जाता? एक्ससी। लेकिन टोटल सर्किट की बात करूं तो एक्ससी की जगह क्या आ जाएगा? टोटल सर्किट में कौन होता है? ना पूरी तरह से आर, ना एल, ना एक्ससी। क्या होगा इन सब की जगह? पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस क्या होता है भाई? इम्पीडेंस। और इम्पीडेंस क्या होगा? जेड। तो वी नोट इज इक्वल टू आई नोट इंटू क्या हो जाएगा? जेड। समझ में आ रहा है क्या सबको? ये हमने Yes, बहुत sir. बार किया था बच्चे, बहुत बार। तो वी नोट किसके इक्वल हो जाएगा? आई नोट मल्टीप्लाई बाय। Z अब क्योंकि जेड किसके इक्वल है जब एक्सएल एक्सी के इक्वल है, तो R के। आर के। के। तो जेड की जगह आर लिख दो, तो वी नोट किसके, यानी मैक्सिमम वोल्टेज किसके इक्वल है? जो पीक वोल्टेज है वो किसके इक्वल आ रही है? आई नोट इंटू आर। ऐसा बिहेव कर रहा है जैसे सर्किट में सिर्फ और सिर्फ क्या है? क्या लगा? रेजिस्टेंस। तो आई नोट भी क्या हो जाएगा? वी नोट बाय R आर। और इसी को बोलते हैं मैक्सिमम करंट। क्या हो जाएगा? मैक्सिमम करंट। क्योंकि जनरली अगर मैं बात करता तो आई नोट होता है वी नोट बाय जेड। जेड कुछ भी ना चेंज होता तो वी नोट को तो वी नोट लिख देता हूं मैं। जेड की जगह अगेन क्या लिखता हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, अंडर रूट R square plus XL minus XC का whole square तो अगर एक्सएल और एक्ससी दोनों इक्वल ना होते तो ये नीचे वाला टर्म आर से थोड़ा सा क्या होता? प्लस हो रहा है तो क्या होता? थोड़ा सा बड़ा होता। बड़ा होता है। तो डिनोमिनेटर बड़ा होने से ही टोटल टर्म क्या हो जाती है? छोटी। सिंपल सी बात है ना, क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा हो गया तो आई नोट की वैल्यू क्या आ जाती? कम। लेकिन जैसे ही जेड सिर्फ आर के इक्वल आया तो डिनोमिनेटर क्या हो गया? ज्यादा हो गया या छोटा हो गया? छोटा। छोटा। तो आई नोट की वैल्यू क्या हो गई? बढ़ गई। ज्यादा कि जब एक्सएल एक्ससी के इक्वल होगा तो करंट कैसा होगा सर्किट में? मैक्सिमम। कैसा होगा बच्चे? मैक्सिमम। क्योंकि जो रेजिस्टेंस है, टोटल रेजिस्टेंस, इंपीडेंस की वैल्यू है वो कम हो गई। और अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो गई, टोटल वोल्टेज सेम रहा, तो नेट करंट क्या होगा सर? बढ़ेगा ना सर्किट में। नॉर्मल सी बात है अगर टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो गई। इसीलिए ध्यान सुनना, जब एक्ससी एक्सएल के इक्वल है तो क्या क्या हो रहा है? एक तो कोस फाई किसके इक्वल आ रहा है? कोस फाई किसके इक्वल आ रहा है? 1 के। इंपीडेंस किसके इक्वल आ रहा है? रेजिस्टेंस के। और करंट भी कैसा हो रहा है? मैक्सिमम करंट हो रहा है मैक्सिमम। अब
इसी सिचुएशन को जब XC XL के इक्वल हो रहा है तो करंट मैक्सिमम हो जाता है। करंट क्या हो जाता है? मैक्सिमम। इसी सिचुएशन को बोलते हैं, इसी फिनोमिना को बोलते हैं रेजोनेंस। क्या बोलते हैं? रेजोनेंस। तो रेजोनेंस क्या होगा? जब XL XC के इक्वल होगा और सर करंट सर्किट में कैसा होगा? मैक्सिमम। मैक्सिमम। तो दिस सिचुएशन, दिस फिनोमिना इज नोन एज रेजोनेंस। रेजोनेंस। क्लियर है क्या? यस सर। तो इतना तो समझ में आ गया कि सर्किट में रेजोनेंस होगा, ठीक है। लेकिन ये कंडीशन कब आ सकती है कि मैं सर्किट में मतलब मेरे हाथ में तो क्या है? RLC सर्किट लगा के नीचे से क्या प्रोवाइड करना बच्चे? वोल्टेज। ऑब्वियस सी बात है ना? तो मैं कैसी वोल्टेज प्रोवाइड करूं? उसका वोल्टेज की इक्वेशन लिखता हूं ना, V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। उसमें क्या ओमेगा की वैल्यू रखूं कि मेरा सर्किट कैसा हो जाए? रेजोनेंस वाला। कैसा हो जाए? रेजोनेंस। यानी उसके अंदर करंट कैसा हो जाए? मैक्सिमम। मैक्सिमम। तो ये कैसे निकालेंगे? फ्रीक्वेंसी क्या रखूं मैं? तो ध्यान से देखना। फ्रीक्वेंसी के लिए मैं क्या करूंगा? देखो यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। XC बच्चे क्या इक्वल है? XL के। तो फ्रीक्वेंसी जानने के लिए मैं इसको फ्रीक्वेंसी बदल देता हूँ। XC को क्या लिख सकता हूँ? 1 बाय ओमेगा सी। और XL को क्या लिखता हूँ? ओमेगा एल। तो ओमेगा स्क्वेयर किसके इक्वल हो जाएगा यहाँ से? 1 बाय LC। तो ओमेगा किसके इक्वल हो जाएगा? 1 बाय अंडर रूट LC। और ओमेगा है फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा की वैल्यू क्या होनी चाहिए? अगर सर्किट में तुम्हें रेजोनेंस चाहिए, क्या होनी चाहिए? 1 बाय अंडर रूट LC। और ओमेगा से तुम जो लीनियर फ्रीक्वेंसी है वो भी डाल सकते हो, F, क्योंकि ओमेगा क्या होता है? 2 पाई इंटू F। तो ओमेगा की वैल्यू पुट कर दो। ओमेगा क्या है? 1 बाय अंडर रूट LC और यहाँ है 2 पाई F। तो F की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से? 1/2 पाई रूट LC। 1/2 पाई अंडर रूट LC। क्लियर है क्या सबको? यस सर। देख लो अच्छे से, किसी को फिर भी कोई डाउट है तो, कुछ भी डाउट है तो वो पूछ सकता है। क्लियर है? डन। तो अगर तुम्हें सर्किट में रेजोनेंस की कंडीशन चाहिए तो तुम्हें फ्रीक्वेंसी को कितना देना पड़ेगा बच्चे? कौन सी फ्रीक्वेंसी को कितना लेना पड़ेगा? 1/2 पाई अंडर रूट LC। तो तुम्हारी हो सकती है इस फ्रीक्वेंसी, क्योंकि इस फ्रीक्वेंसी पर रेजोनेंस हो रहा है तो इस फ्रीक्वेंसी का नाम ही क्या है? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट है? अगर उसकी यूनिट दे रखी है रेडियन पर सेकंड तो ओमेगा की बात कर रहा है, लेकिन हर्ट्ज बोल रखा है तो F की बात कर रहा है। समझ में आ रहा है ना? कब ओमेगा की बात कर रहा है, कब F की बात कर रहा है? जब यूनिट क्या होगी? हर्ट्ज, तो किसकी बात कर रहा होगा? फ्रीक्वेंसी की। F की। और जब रेडियन पर सेकंड की बात कर रहा होगा तो किसकी बात कर रहा होगा? एंगल, यानी ओमेगा की। रेडियन पर सेकंड है ना, ओमेगा की बात कर रहा है। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। समझ में आ रहा है? ओमेगा की बात कर रहा है। जब रेडियन वाली यूनिट दे रखी हो तो ओमेगा, और हर्ट्ज वाली दे रखी हो तो क्या होगा? तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी में किसी को कोई भी डाउट है? ये हम थोड़ा बहुत पिछला कर चुके थे, बस थोड़ा सा आगे बढ़ना था। हमने XC XL का केस तो देख ही लिया था, बस यहाँ से फ्रीक्वेंसी को डिराइव करना। चलें आगे। डन है? यस सर। तो ये देखो यहाँ पर ये आंसर आया हमारा। अगर किसी को वहां पर समझ नहीं आया तो मैंने यहाँ भी हाईलाइट कर दिया है। ये दिख रहा है? क्लियर है? यस सर। F इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट LC। अब इस टाइम पर करंट क्या होता है सर? मैक्सिमम होता है। और इम्पीडेंस क्या होता है? मिनिमम। तो Z मिनिमम होगा और करंट क्या होगा? मैक्सिमम। यही हमने निकाला है बच्चों। और कोस फाई किसके इक्वल है बच्चे? 1। 1। यही इन्होंने किया हुआ। कोस फाई किसके इक्वल है? 1। क्लियर है? सर्किट में सिर्फ और सिर्फ क्या रह जाएगा? रेजिस्टेंस। तो ये जो पूरा डायग्राम है वो सिर्फ इसमें बदल जाएगा। सिर्फ और सिर्फ क्या है मेरे सर्किट में? रेजिस्टेंस। कोई दिक्कत है? और रेजिस्टेंस के अंदर तुम्हें पता है वोल्टेज इन केस ऑफ रेजिस्टेंस एज द सर्किट इज ऑफ प्योर रेजिस्टेंस। और जब रेजिस्टेंस होता है तो वोल्टेज और करंट एक दूसरे के साथ कैसे होते हैं?
रेजिस्टेंस के केस में करंट और वोल्टेज एक दूसरे के साथ कैसे होंगे? सीरीज की बात नहीं कर रहे बच्चे, करंट और वोल्टेज थोड़ा सा सोचो, करंट और वोल्टेज सीरीज पैरेलल में होते हैं क्या कभी? करंट और वोल्टेज की बात कर रहा हूँ तो किसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं? उनके बीच में क्या होता है? पूरे चैप्टर पढ़ लिया हमने, जब भी बात करी है करंट और वोल्टेज तो उसके बारे में क्या बात करा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। और क्या बात किया था बच्चा? सोचो थोड़ा सा, पूरा चैप्टर पढ़ लिया हमने, हमने हर बार वही यूज किया। इंडक्टर के अंदर करंट और वोल्टेज के बीच में क्या देखा है? कैपेसिटेंस के अंदर क्या देखा है जब करंट और वोल्टेज के लिए? रेजिस्टेंस के अंदर क्या देखा है? इंडक्टर के लिए क्या देखा है? क्या क्या देखा है इन दोनों के बीच में? इंडक्टर में करंट क्या रहता है? लीड करता है ईएमएफ से, लैग करता है ईएमएफ से, लेकिन ये फेज है। क्या है ये? फेज डिफरेंस। तो मैं फेज के बारे में बात करूंगा ना बच्चे यहाँ पर भी। तो जब एलसीआर सर्किट में रेजोनेंस की कंडीशन आ जाएगी, रेजोनेंस की कंडीशन आ जाएगी तो क्या होगा सर? मेरा प्योर क्या कैसे एक्ट करेगा? जैसे सर्किट में क्या है? प्योर रेजिस्टेंस। यस, प्योर रेजिस्टिव सर्किट। और अगर प्योर रेजिस्टिव होता है तो जो करंट का फेज, जो वोल्टेज का फेज रहता है वही किसका रहता है? आई। आई का। तो करंट एंड वोल्टेज दोनों कैसा रहेगा? सेम फेज में, यानी इनके अंदर फेज का कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है क्या क्या बात हो रही है यहाँ पर? अब बोलो हाँ या ना। यस सर। तो थोड़ा सा टर्म्स को याद रखना सीखो। पूरे चैप्टर में हमने फेज के बारे में बात की है, तो यहाँ पर भी करंट और वोल्टेज के बारे में फेज की बात करूंगा ना। ऐसा कैसे हो सकता है कि करंट और वोल्टेज, थोड़ा सा सोचो तो सही, अगर मैं बोल रहा हूँ करंट और वोल्टेज सीरीज में होंगे, ऐसा कभी हो सकता है क्या? सीरीज में तो रेजिस्टेंस होते हैं, कैपेसिटेंस होते हैं, इंडक्टर्स होते हैं। करंट और वोल्टेज सीरीज और पैरेलल में कब से होने लग गए? थोड़ा सा सोच के बोलो बच्चे। चलो आगे देखो, यही पूरा सर्किट है। अब सर्किट में करंट कैसा है? मैक्सिमम। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं, ध्यान से देखना अब इस बात को, ये क्या है बच्चे? करंट है और ये है फ्रीक्वेंसी। क्या है? फ्रीक्वेंसी। तो करंट मैक्सिमम कब होगा? जब फ्रीक्वेंसी कौन सी फ्रीक्वेंसी होगी? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो अगर कर्व ऐसा बन रहा है मेरा कुछ, भाई डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी में भी करंट की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट होगी, लेकिन करंट मैक्सिमम कौन सी फ्रीक्वेंसी पर होगा? उस फ्रीक्वेंसी का नाम क्या है? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। समझ में आ रहा है? उस फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, इसको ओमेगा नोट से लिख दो और इसका नाम क्या है? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। और इसका वैल्यू तुम्हें पता है 1/, अभी ओमेगा की बात कर रहा हूं तो क्या होगी? 1/√L। और अगर मैं एफ की वैल्यू बात करता तो 1/2π। क्लियर है क्या? यस सर। तो करंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी। किसी को कोई डाउट नहीं है यहाँ तक? चलें आगे। नो सर। यस सर। चलो थोड़ा सा बात करते हैं। ये सर्किट दे रखा है एलसीआर सर्किट। मैं अगेन बोल रहा हूँ कि अब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से ज्यादातर मतलब ये ग्राफ वाले क्वेश्चन दिख जाते हैं, लेकिन अब ज्यादातर ये वाले क्वेश्चन नहीं आते, और आते हैं तो इसको भी एलसीआर सर्किट के साथ ज्वाइन कर दिया जाता है, जो हमने पहले ही प्रैक्टिस कर ली है। तो इसके हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स नहीं करने वाले, ठीक है? ट्रांसफॉर्मर के करेंगे क्योंकि उससे आता है, लेकिन इसका भी पता होना जरूरी है। ये देखो एलसीआर सर्किट है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इसमें सॉरी वोल्टेज, करंट और इंपीडेंस की वैल्यू बतानी है। कौन से फ्रीक्वेंसी पर? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो खुद ट्राई करो एक बार। तुम्हें पता है इंपीडेंस किसके इक्वल हो जाएगा? आर के इक्वल। आर के इक्वल हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है। अगर फ्रीक्वेंसी कैसी है बच्चों? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है,
तो Z किसके इक्वल हो जाएगा? R. आर के। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, मतलब यहाँ पर R की वैल्यू बताओ। ठीक है, 2 ohm. किस 2 ओम। तो फर्स्ट पार्ट के लिए तो 2 ओम हो जाएगा। क्लियर है क्या सबको? तो देख लो यहाँ पर, देख रहे हैं फर्स्ट पार्ट क्या है सर, 2 ओम। अब बात करते हैं सर, करंट की वैल्यू क्या होती है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ये सब कुछ हम बात करेंगे, वो कौन सी फ्रीक्वेंसी पे बात करेंगे? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी. रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे हमने R की वैल्यू तो निकाल, Z की वैल्यू तो निकाल ली, और करंट क्या होता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर? I नॉट इज इक्वल टू V नॉट अपॉन R. R। Z तो R के इक्वल हो जाता है। वैसे मैं लिख देता हूँ, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएं, मैं पूरा लिख देता हूँ। वैसे I नॉट किसके इक्वल होता है? V नॉट अपॉन Z के, लेकिन यहाँ पर V नॉट Z किसके इक्वल है? आर के। V नॉट क्या है यहाँ पर? V नॉट बताओ। V नॉट मैक्सिमम वैल्यू है। पूरा पूरा थोड़ी लिखोगे, सिर्फ क्या लिखोगे? 10. 10। V नॉट साइन ओमेगा टी, ये है ना, तो इसमें V नॉट क्या है? 10. 10। 10. R 2. 2 2, ohm. तो वैल्यू क्या हो जाएगी? 5. एम्पियर, 5 एम्पियर। क्लियर है? Yes sir. यस सर। अब थर्ड पार्ट देखो क्या कह रहा है, V नॉट C की वैल्यू बताओ। अब V नॉट C क्या होगा, तुम खुद बताओ। V नॉट C मतलब क्या? वोल्टेज अक्रॉस Capacitor. कैपेसिटर। कैसे निकालते हैं, होता क्या है उसका फॉर्मूला वैसे? I नॉट इंटू X. एक्स C. सी। तो I नॉट तो तुम्हें पता है क्या है? 5 ampere. एक्स सी क्या होगा? 1 बाय Omega. Omega C. ओमेगा सी। तो बताओ मुझे क्या होना चाहिए, ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, पहले तो ये बताओ। कैसे पता लगेगा ओमेगा क्या है? कैसे निकालते थे ओमेगा? 1 upon root LS. हाँ, क्योंकि 1 कैसी फ्रीक्वेंसी है बच्चे? Resonance. रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो 1 अपॉन अंडर रूट, एलसी। LC. तो 1 अपॉन अंडर रूट एल की वैल्यू क्या है? 20. सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कैसे। ये एल की वैल्यू तो नहीं दे रखी, एक्सएल की वैल्यू दे रखी है, कैसे निकालोगे बताओ? तुम्हें सिंपल सी वैल्यू है, जब एक्सी की वैल्यू दे रखी है, क्या मेरे को ओमेगा की वैल्यू डालने की जरूरत है क्या? जब यहाँ पर सीधा ही आई नॉट एक्स सी है, तो एक्स सी मेरे को क्वेश्चन में गिवन नहीं है क्या? यस सर। Yes, है? sir. सुना है? 21. 20। 20. तो कितना आंसर आ जाएगा? 100. 100. क्लियर है क्या? देखो 100। और जब एक्सएल एक्स सी के इक्वल है, देख भी रहे तुम्हें दोनों 20-20 है, तो वी नॉट एल भी क्या आ जाएगा? 100. 100. आई नॉट इंटू एक्सएल, जो कि आई नॉट अभी भी क्या है 5, और एक्सएल भी कितना है तुम्हें दिख रहा है 20। 100. क्लियर है क्या सबको? यस सर। देख लो, किसी को फिर भी कोई डाउट रह जाता है, थोड़ा सा भी डाउट है किसी भी चीज में, तो पूछ लो। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी तुम्हें पता है। हाँ, अगर यहाँ पर एक्सएल एक्ससी ना दे रखा होता तो क्या गिवन होता तुम्हें? एल की वैल्यू और सी की वैल्यू। तुम एल की वैल्यू और सी की वैल्यू पुट कर देते थे, तुम्हारा ओमेगा आ जाता, फिर ओमेगा से तुम एक्सएल और एक्ससी निकाल पाते। क्लियर है ना बात मेरी, क्या बोल रहा हूँ मैं? यस सर। पक्का? चले थम्स अप करो जिसको क्लियर है, और जिसको क्लियर नहीं है वो हैंड रेस करो फटाफट। चलो, अब ये क्वेश्चन देखो और खुद से ट्राई करने की कोशिश करो। एक एलसीआर सर्किट है बच्चे, जिसकी रेजिस्टेंस क्या दे रखी है? 20 ओम। इंडक्टेंस दे रखी है 1.5 ओम और 1.55 हेनरी, और कैपेसिटेंस कितनी दे रखी है? 35 माइक्रोफेरेड। इसको वेरिएबल फ्रीक्वेंसी के साथ कनेक्ट किया गया है, 200 वोल्ट एसी सप्लाई है। फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहा हूं मैं, उस सर्किट की फ्रीक्वेंसी को क्या कर रहा हूँ, जो सोर्स है, पहले तो बता देता था मैं 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, 70 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है ना, ऐसा मान लो। लेकिन अभी तो क्या कह रहा है, वो फ्रीक्वेंसी चेंज हो सकती है। तो फिर बाद में क्या बोला, उस फ्रीक्वेंसी को कहाँ लाकर खड़ा कर दिया इन्होंने? सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ। यानी अब ये कंडीशन क्या हो जाए, फ्रीक्वेंसी मैच कर जाए, तो कौन सा होता है सर्किट? कैसा सर्किट हो जाएगा?
रेजोनेंस। कैसा सर्किट हो जाता है? रेजोनेंस। Resonance. है ना, याद रखना फ्रीक्वेंसी मैच होने का मतलब क्या है, जो सर्किट की फ्रीक्वेंसी यानी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के साथ हो गया मैच। सर्किट की फ्रीक्वेंसी अब जब भी बोल रहे हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी यानी उसकी किसकी बात हो रही है बच्चे? रेजोनेंस ठीक है, या भी निकाल भी लेंगे कोई बात नहीं। तो उस टाइम पर बताना है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर ऑफ द सर्किट। सोचना है, थोड़ा सा ट्राई करेंगे, जितना तुम्हें पता है उतना कर दो काम। पावर का फॉर्मूला तुम्हें पता ही है कंप्लीट साइकिल के लिए। ट्राई करो जितना हो सकता है। पहले तो ओमेगा की वैल्यू निकालो सब, फिर करेंगे आगे। ओमेगा निकाल सकते हो ना यहाँ से आराम से। कैसे निकालोगे ओमेगा? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे बच्चे इसकी? F is equal to 1/2 pi root LC. ये भी निकाल सकते हो, या तो एफ निकाल दो या ओमेगा की वैल्यू निकाल दो। ओमेगा कैसे निकालोगे? कहाँ दिमाग छोड़ के आए हो? अभी कैसे निकाली थी ओमेगा पीछे? 1/√LC। 1/√L. एलसी तो वो करो बस, 1/√LC एल सी फटाफट करो। एल की वैल्यू गिवन है ना 1.5, यस Yes, और sir. सी की वैल्यू भी गिवन है कितनी? 35. 35। 35. कर दो, आंसर आ जाएगा। करो फटाफट, थोड़ा एक्टिव रहो, थोड़ा एक्टिव रहो और मुझे आंसर बताओ क्या होगा। किसी का आंसर आया? देखो दिख रहा है क्या कैसे निकाला हुआ है? दिख रहा है सबको? यस सर। IRMS की वैल्यू, पी की वैल्यू, ये सब छोड़ो, तुम देखो ना अपना फ्रीक्वेंसी। तुम्हें पता है पावर, अगर मैं से ओमेगा की वैल्यू पूछ रही हो तो क्या करूंगा? 1/√LC। LC। LC. अगर मेरे से फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दे रखी हो तो क्या पूछूंगा? 1/2 पाई LC। ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हो गई, ये किसकी वैल्यू हो गई? ओमेगा की वैल्यू हो गई। अब वो क्या कह रहा है, जब सप्लाई की जो फ्रीक्वेंसी है यानी जो तुमने ये हमारा LCR सर्किट है, R L एंड C, इसको किसके साथ कनेक्ट किया? एक वेरिएबल फ्रीक्वेंसी के सोर्स के साथ कनेक्ट किया। इसकी कुछ भी फ्रीक्वेंसी हो सकती है, V = V0 sin ओमेगा। वो कह रहा है ये ओमेगा की वैल्यू में चेंज कर सकता हूँ, लेकिन ये ओमेगा मैंने किसके इक्वल रख दी? नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो ये फिनोमिना कौन सा हो गया? पहली बात तो रेजोनेंस। रेजोनेंस। जब भी मेरी एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल होगी तो कौन सा फिनोमिना की बात हो रही है? यानी रेजोनेंस। रेजोनेंस की बात हो रही है। तो उस टाइम पावर का फॉर्मूला अभी रिवाइज किया है हमने, क्या था? IRMS इंटू IRMS cos फाई, यही किया था क्या? हाँ या ना भाई? Yes, दो ही sir. फॉर्मूले देखो ना, Yes, sir. किसी को याद नहीं है तो ये देखो, ये बड़ा है ना, ये देखो, ये दो फॉर्मूले बड़े थे, Yes sir. Yes, वही yes. मैंने यूज किया बच्चे। वही बात करेंगे, इसके ऊपर बात आते हैं, इसके ऊपर वही वापस आएंगे, क्यों बात कर रहा हूँ मैं इस VRMS IRMS cos फाई। अब तुम्हें देखो क्या क्या निकालना, तुमने से पावर पूछा हुआ है। अगर इस क्वेश्चन में ये भी पूछ ले पहली बात, तो पहले इसने पूछना चाहिए था, इसमें मिस प्रिंट हो गया है तो कुछ भी, फ्रीक्वेंसी क्या होगी सर्किट की। तो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए तो मैं क्या करूंगा? 1/√LC, 1/L की जगह क्या लिखूंगा बच्चे? 1/√L की जगह क्या लिखू बताओ? 1. 1.5 और C की जगह 35 5 माइक्रोफैराड। तो into ये 10 तो minus ऊपर आ जाएगी
फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात करूं या ओमेगा की बात करूं, लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी हो तो किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 1/2 पाई अंडर रूट 1.5 इंटू 35 माइक्रोफेरेड। तो ये तो मेरी फ्रीक्वेंसी की बात होगी, अगर उसने पूछी है तो निकाल दूंगा। कि इसमें किसी को दिक्कत है पहले तो ये बताओ। नो सर। अब देखो वो पूछ क्या रहा है, एवरेज पावर, पावर का फॉर्मूला तुम्हें पता है, VRMS IRMS cos फाई, और ये कंडीशन कब की लगा रखी है, जब क्या हो, नेचुरल रेजोनेंस, तब रेजोनेंस होगा ना। तो पावर क्या होता है, दोबारा बोलो ताकि लर्न हो जाए। VRMS IRMS cos फाई, और कंडीशन कौन सी है बच्चों, रेजोनेंस की कंडीशन है। VRMS की जगह क्या पुट करोगे बताओ। मैंने हमेशा कहा है अगर फ्रीक्वेंसी में नहीं मेंशन तो कौन सी वैल्यू लोगे जो वोल्टेज दे रखी है, RMS वैल्यू। अगर यहाँ 200 की जगह 220 होता तो VRMS की वैल्यू 220 है। अब 200 वोल्ट AC सप्लाई दे रखा है, यानी VRMS गिवन है तुम्हें क्या, तो ये हो गया 200 वोल्ट। IRMS कितना गिवन है बताओ, क्या गिवन है क्या, नहीं गिवन। फिर अब कैसे करें सर, सिंपल सी बात है सर, IRMS नहीं गिवन तो IRMS निकाल दूंगा ना। वैसे IRMS का फॉर्मूला क्या होता है, या I नोट का फॉर्मूला क्या होता है, V नोट बाय, अगर LCR सर्किट है तो V नोट बाय √2। देखो अगर मैं बात करूं नॉर्मल कंडीशन, I नोट क्या होता है, V नोट बाय इंडक्टिव रिएक्टेंस। Z। इंडक्टिव रिएक्टेंस कहां से आ गया, सिंपल देखो, अभी हमने पिछले ही पढ़ा है, देखो बच्चे यहाँ पढ़ा नहीं, यहाँ मैंने कहा था मैं दोबारा लिख भी देता हूँ, क्वेश्चन के अंदर भी लिखा था मैंने, ये देखो लिखा नहीं हुआ। लेकिन जब रेजोनेंस हो जाता है तो Z किसके इक्वल आ जाता है, R इक्वल। R इक्वल, तो यही लिखो ना। इंडक्टिव रिएक्टेंस कैसे बोल रहे हो, ध्यान से देखो, I नोट किसके इक्वल है, V नोट अपॉन Z के। लेकिन अगर करंट सॉरी रेजोनेंस है तो V नोट Z की जगह क्या आ जाएगा, R। और ऐसे ही अगर I RMS की बात कर रहा हूं तो किसके इक्वल आ जाएगा रेजोनेंस पे, V RMS बाय R। तो यहाँ पर बात कर दो, V RMS कितना है, 200। रेजिस्टेंस कितना है, 20। तो IRMS किसके इक्वल आ गया, 20। 10। क्लियर है क्या, बोलो हाँ या ना, बोलो। तो IRMS की जगह क्या लिख सकता हूँ बच्चे, 10। cos फाई रेजोनेंस के कंडीशन में, यानी XL XC के इक्वल है रेजोनेंस, तो cos फाई की वैल्यू कितनी होती है, बार बार निकाल चुके हैं, 1। तो आंसर क्या आ रहा है पावर का, 2000। क्लियर है क्या, यस सर। बोलो। तो देखो आ रहा है क्या 2000, यस सर। फिर भी देख लो मैंने दोनों चीजें बता दी। अगर क्वेश्चन में पूछ लेता फ्रीक्वेंसी तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालनी है, अगर फ्रीक्वेंसी में भी दो तरीके से पूछ सकता है, अगर रेजोनेटिंग हर्ट्ज में फ्रीक्वेंसी पूछ रहे तो F की वैल्यू पूछ रहा है, रेडियन पर सेकंड में पूछ रहा है तो किसकी वैल्यू पूछ रहा है, ओमेगा की वैल्यू। लेकिन इसने बात करी है अभी पावर की, तो पावर का फॉर्मूला तुम्हें पता है, VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई, क्लियर है। और वो भी लगा सकते थे V स्क्वायर बाय R इंटू cos फाई, VRMS का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय cos फाई डिवाइडेड बाय R, वो भी पावर का फॉर्मूला है, वो भी सेम आता है आंसर। अभी हमने VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई निकाली है। अच्छा कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, सर IRMS ना निकालो, क्यों ना निकालो, ना ही निकालो, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आंसर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो पावर का एक और फॉर्मूला भी तो होता है, VRMS का स्क्वायर मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय R, Z की जगह यहाँ पर R है ना, इनटू में cos फाई। तो सिर्फ तुम्हें I निकालने की भी जरूरत नहीं है, तुम ये वाला स्टेप भी यूज कर सकते हो, क्लियर है क्या, यस सर। और तो सिर्फ इसमें तो तुम्हें RMS ये येलो वाला पार्ट का तो करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अगर तुम सिर्फ सीधा ये फॉर्मूला लगाओगे तो। लेकिन हमने दोनों तरीके से करना था, क्योंकि कई बार
वोल्टेज की बात पूरी तरीके से नहीं करनी, करंट भी पूछ लेता है, तो उस केस में ये ट्रेड कर लो। लेकिन अगर यहाँ पर करंट की बात नहीं कर रहा, करंट पूछा भी नहीं, तो पावर का सीधा ही लगा सकते हो क्या, V स्क्वायर RMS बाय R इंटू में कौन सा 5, ये वाला फॉर्मूला भी ठीक है। तो मैं इसको और में डाल रहा हूँ, तुम्हारे ऊपर है तुम कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ये जनरली तब यूज करना जब किसके बारे में पूछा हो, व्हेन करंट इज आस्क्ड। ठीक है, किसी को कोई डाउट? देख लो अभी आंसर तो दोनों केस में सेम आने वाला है बच्चे, बिल्कुल सेम आने वाला है। cos फाई तो यहाँ पर भी क्या है, 1 है, तुम वो उसकी वैल्यू पुट करो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। किसी को कोई डाउट? बोलो। नो सर। चलें आगे, पक्का? यस सर। अब बात आती है शार्पनेस ऑफ द रेजोनेंस की क्वालिटी फैक्टर की, क्योंकि हमने अब देखो ऑब्जेक्टिव में जो बात की थी हमने यहाँ तक तो बात कर ली। पहले तो मुझे बताओ फॉर्मूला पता चला रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का, उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं दोनों केसेस में, समझ में आ रहा है क्या? पहले तो ये बताओ। यस सर। उसके बाद पहला ऑब्जेक्टिव सबको क्लियर है? कोई भी शर्माओ मत, किसी को कोई भी डाउट है तो वो मुझसे पूछ लो अभी भी। कोई डाउट? नो सर। पक्का? चले आगे। यस सर। तो अब बात करते हैं बच्चे रेजोनेंस की। रेजोनेंस की तो बात कर दी, अब शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस की बात करते हैं, क्वालिटी फैक्टर। इसका नाम से ही पता चल रहा है कि क्वालिटी फैक्टर मतलब जो क्या डिसाइड कर रहा है, क्वालिटी, है ना? तो देखो अभी हमने बात की थी बच्चे, अभी हमने क्या कह रहे हो बच्चे? चलो कोई बात। अभी हमने बात की थी ओमेगा की और करंट के बारे में बात कर रहे थे, याद है क्या सबको? हमने कहा था करंट और ओमेगा हैं, जैसे जैसे ओमेगा बढ़ा रहा हूँ करंट की वैल्यू चेंज हो रही है, लेकिन करंट मैक्सिमम कब है? जब ओमेगा कौन सी फ्रीक्वेंसी है? तो कुछ ऐसे होगी सर फ्रीक्वेंसी, राइट? हाँ बच्चे बोलो। सर माइक कौन है ना, किसी का सुनाई नहीं दे रहा ढंग से। माइक ऑफ कर लो बच्चे, जिसका माइक ऑन है। आशा का। चल मेरा माइक ऑफ है। अब किया है बच्चे मैंने, अभी ऑन है दोबारा। हाँ ठीक है, चलो। तो देखो अगर ये कर्व बनाता हूं मैं, तो मैक्सिमम पॉइंट जो होगा वो कौन सी फ्रीक्वेंसी होगी, मैक्सिमम करंट होगा जहां? एक तो ऐसा कर्व बन सकता है ना, मैं भी लेकिन ऐसा कर्व नहीं बना रहा, इससे थोड़ा सा ब्रॉड बना रहा हूँ। क्यों बना रहा हूँ उसका रीजन, दिख रहा है सबको? यस सर। तो ये जो पॉइंट होगा ये कौन सी करंट होगा, यहाँ पर करंट तो मैक्सिमम होगा, और इस फ्रीक्वेंसी को क्या बोल दूंगा? क्लियर है? इतना सबको समझ में आता है? तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी है जहां पर मेरा करंट मैक्सिमम हो रहा है, सिंपल सी बात है सर, ठीक है। लेकिन आप देखो करंट सिर्फ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर मैक्सिमम नहीं है, उसके बाद भी देखो तो करंट की वैल्यू थोड़ी बहुत है, लेकिन मैक्सिमम नहीं है, लेकिन मैक्सिमम से बहुत थोड़ी सी कम है। यहाँ पर दिख रहा है इधर, यहाँ पर चाहे मैक्सिमम नहीं है भाई, मैक्सिमम तो ऊपर ही रहेगी, ये है मैक्सिमम, तो आई मैक्सिमम, लेकिन ये मैक्सिमम से थोड़ी सी ही नीचे है ना? और ऐसे ही यहाँ पर भी सेम, जो यहाँ पर वैल्यू है वही वैल्यू कहाँ है, यहाँ पर भी तो होगी सर, बिल्कुल आमने सामने तो है ये चीजें, दोनों पॉइंट, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, दिख रहा है? तो यहाँ पर भी वैल्यू यही रहेगी। अगर यहाँ पर वैल्यू मान लो आई नोट बाई रूट 2 है, तो यहाँ पर भी वैल्यू क्या होगी? ए पॉइंट पे वैल्यू आई नोट बाई रूट 2 है, तो बी पॉइंट पे भी क्या होगी? आई नोट बाई रूट 2, क्योंकि दोनों पॉइंट बिल्कुल सामने है एक दूसरे के, है ना? दोनों पॉइंट एक दूसरे के सामने है, लेकिन मैक्सिमम पॉइंट कौन सा है? एम, जहां पर वैल्यू क्या है? आई नोट। किसके इक्वल है? आई नोट, और इसको ही क्या बोला है? आई मैक्सिमम। तो देखो 3 पॉइंट आए, एक तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर ही बात कर रहा हूँ, उस फ्रीक्वेंसी पर जो करंट है वो मैक्सिमम है, जिसको बोल दिया आई नोट।
उससे पहले भी करंट थोड़ी सी वैल्यू आई नोट का कितना है, आई नोट बाई √2, और बी पॉइंट पे भी क्या है, आई नोट बाई √2। तो जब मैक्सिमम पॉइंट से पहले चल रहा हूं तो भी करंट कम हो रहा है, उसके बाद चल रहा हूं तो भी करंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, और मैंने एक स्पेसिफिक पॉइंट क्यों बोला है, ए पॉइंट और बी पॉइंट, उसका भी रीजन है, अभी मैं बताऊंगा। पर फिलहाल यहां तक समझ में आ रहा है? तीन मैक्सिमम पॉइंट कौन सा है बच्चे, एम, जहां पर करंट क्या है मेरा, मैक्सिमम। अब होता क्या है, इसको तुम अगर रेडियो ट्यूनिंग से समझना चाहते हो, रेडियो ट्यूनिंग से समझ लो। जितने भी हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट है जो उस पे बाद फ्रीक्वेंसी की ऊपर काम करते हैं, जैसे हमारा टीवी हो गया था पहले, है ना, अभी भी है, डिश लगवाते हो तुम वो वाला, या अगर रेडियो स्टेशन में बहुत फेमस एग्जांपल है ये, कि जब तुम रेडियो स्टेशंस देखते हो, बुक्स में भी तुम्हें मिलेगा, डिफरेंट डिफरेंट रेडियो स्टेशन होते हैं। 92.7 FM सुना हुआ ना सबने, उसके बाद कभी किसी ने सुना 92.8 FM? नो सर। नहीं होता ना। 92.9 FM नहीं होता ना। नो नो। उसके बाद सीधा 93 पॉइंट कुछ आता है ना। क्यों सर, ये बीच में गैप क्यों होता है? वो गैप इसीलिए होता है बच्चे, क्योंकि देखो, हम जो हमारी जो रेडियो की फ्रीक्वेंसीज आती है, वो सारी फ्रीक्वेंसीज आती हैं, और एंटीना वगैरह है जो भी उसको कैच करते हैं, वो सारी फ्रीक्वेंसी को कैच करते हैं। लेकिन जो हमारे पास हमारा जो रेडियो है, रेडियो हमारा जो क्या है बच्चों, रेडियो, उसके ऊपर ये स्टेशंस के नाम है। सपोज कर लो, देखा होगा किसी ने रेडियो FM वगैरह, तो थोड़ा बहुत देखा होगा कभी। यस सर। कोई बात नहीं, यहाँ पर ये स्टेशन है सर, ये स्टेशन है डिफरेंट 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 डिफरेंट। और यहाँ पर एक होती है नोब। क्या होती है ये नोब, जिसको तुम रेडियो को क्या करते हो, उसके जो स्टेशन है उसको क्या करते हो, इससे चेंज करते हो। और ऊपर क्या लगा होता था इसके, एंटीना लगा होता था। क्या लगा होता था, एंटीना लगा होता था। तो ये हमारा रेडियो होता था। तो ये क्या करता था, एंटीना तो सारी फ्रीक्वेंसीज को कैच कर लेता था, लेकिन ये तुम नोब इसको चेंज करते थे, इसके नोब को क्या करते थे, चेंज करते थे। तो क्या होता था, नोब के चेंज करने से कभी तो कौन सा FM लग जाता था 92.7, कभी क्या लग जाता था 93 पॉइंट कुछ, है ना। लेकिन कभी भी 92.8 FM तो नहीं लगा था, लगा था? कभी ऐसा भी करते थे, थोड़ी सी भी नोब इधर से उधर हो जाए तो ज़ूम की आवाज आती थी ना, चैनल अच्छे से लगता नहीं था। अभी भी तुम FM सुनते होगे तो ऐसी आवाज आती होगी जब तुम चैनल चेंज करते होगे, है ना। तो क्या होता है ऐसा, देखो, जब तुमने 90, जब एंटीना के पास सारी फ्रीक्वेंसीज आई होंगी, 92.7 की भी, 93 पॉइंट कुछ की भी, 98 की भी, सबकी आई होंगी। लेकिन जब तुमने ये जो नोब को हिलाया, अभी ये मेरा LCR था, मतलब जो मेरे लोब को हिलाया, तो तुमने क्या कंडीशन पैदा की इसके अंदर, रेजोनेंस की। कैसी कंडीशन पैदा की, रेजोनेंस। रेजोनेंस से क्या हुआ सर, जो इस सर्किट, जो तुम्हारे यहाँ रेडियो का जो सर्किट है, LCR सर्किट, उसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी होगी वही फ्रीक्वेंसी और एंटीना की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, मैच हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर बहुत सारी फ्रीक्वेंसी थी, 1 यूनिट की फ्रीक्वेंसी, 2 यूनिट, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ एग्जांपल के लिए, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, 6 यूनिट। तुमने क्या किया, इस नोब को हिला के रेजोनेंस की कंडीशन, वो कैसे पैदा करोगे सर, रेजोनेंस की कंडीशन के लिए XL किसके इक्वल होना चाहिए, XC, यानी ओमेगा किसके इक्वल होना चाहिए, 1/√L। तो या तो L की चीज चेंज कर दो, या क्या चेंज कर दो, C, तभी तो फ्रीक्वेंसी चेंज होगी ना। या तो क्या चेंज कर दो, L, या चेंज कर दो C। तो तुम ये जो नोब हिलाते हो, इससे क्या चेंज करते हो बच्चे, C, कैपेसिटेंस चेंज करते हो। क्या चेंज करते हो, कैपेसिटेंस। तो जैसे ही तुमने नोब हिलाई, C की वैल्यू चेंज हुई और ओमेगा की वैल्यू भी क्या होने लग गई, चेंज होने लग गई। ओमेगा की वैल्यू चेंज होने लग गई, तो ओमेगा एक बार आया, सपोज करो चेंज होते 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 कौन सा, ये 3 यूनिट की फ्रीक्वेंसी मान लो है 92.7 की। तो जैसे ही ओमेगा चेंज हुआ, एक टाइम ओमेगा होते होते कितनी हो गई तुम्हारे सर्किट में फ्रीक्वेंसी, 3 यूनिट्स। तो एंटीना के अंदर भी बहुत सारी फ्रीक्वेंसी थी, लेकिन उस टाइम ये कौन सी फ्रीक्वेंसी पिक करेगा, सिर्फ और सिर्फ करंट मैक्सिमम, सिर्फ सारी पिक तो सारी कर रहा होगा, तुम्हें भी सारी सुनाई क्यों नहीं देंगी, क्योंकि जो सर्किट है मेरा कुछ ऐसा ऐसे लगा हुआ है कि जो जब फ्रीक्वेंसीज आपस में मैच करेगी, जैसे तुमने C की वैल्यू को चेंज किया, तो तुम्हारी LCR सर्किट की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, कितनी हो गई, 3। और एंटीना के पास तो पहले से ही सारी फ्रीक्वेंसी थी, लेकिन वो कौन सी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देगा, सिर्फ और सिर्फ कौन सी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देगा, उसके पास 1 यूनिट भी है, 2 यूनिट भी है, 3 यूनिट भी है, 4 यूनिट भी है, 5 यूनिट भी, लेकिन वो मैच कौन सी फ्रीक्वेंसी कर गई,
Resonance. रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कौन से वाली? 3 यूनिट। तो खड़े की फ्रीक्वेंसी जिसके कोरस्पॉन्डिंग करंट मैक्सिमम आएगा वो कौन सी फ्रीक्वेंसी होती है? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ना। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कौन कितनी है? 3 3 यूनिट। तो वो कौन किसको कोरस्पॉन्ड कर रही है, कौन से चैनल को? 92.7। तो 92.7 वाले का जो करंट होगा वो क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। तो तुम्हें कौन सी आवाज आएगी? सिर्फ 92.7 वाले, क्योंकि उस टाइम पर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या है? 3 यूनिट्स, और वहां का करंट मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें पता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर करंट क्या होता है? मैक्सिमम। ऐसे ही तुमने कैपेसिटेंस की वैल्यू चेंज करी, आ गया 4 यूनिट, तो लग गया मान लो 102 पॉइंट कुछ FM, क्योंकि उस टाइम पर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी 4 यूनिट है, और 4 यूनिट किसने खरीद रखी है फ्रीक्वेंसी? 102 पॉइंट कुछ FM वालों ने, है ना। जैसे 3 यूनिट की फ्रीक्वेंसी किसने खरीद रखी थी? कौन से चैनल वालों ने? 92.7। तो उनका करंट कर गया उस टाइम। जब मैंने कैपेसिटेंस चेंज किया, मेरी फ्रीक्वेंसी हो गई 4 यूनिट, तो 102.7 FM लग गया, क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी उन्होंने खरीद रखी थी। लेकिन हम बात कर रहे हैं 92.7 का करंट बढ़ गया, लेकिन जैसी चेंज करी फ्रीक्वेंसी, कुछ चेंज होगी 3.1, तो 92.7 का 92 पॉइंट क्या हो जाना चाहिए? 8। लेकिन ऐसा तो कुछ हमने सुना ही नहीं सुना। क्यों क्यों बच्चे? क्योंकि देखो, तुमने देखा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे करंट मैक्सिमम होता है, यानी जब मेरी फ्रीक्वेंसी 3 यूनिट आई तो करंट किसका मैक्सिमम होगा? 92.7 का। तो यहाँ पर करंट मैक्सिमम है, तो मेरे को वही आवाज सुनाई देती है जिसके कोरस्पॉन्डिंग करंट क्या होता है? मैक्सिमम। लेकिन तुम देखो, करंट मैक्सिमम चाहे यहाँ है, लेकिन ए पर वैल्यू कुछ कम नहीं हुई, बहुत ज्यादा। सिर्फ कितना हुई है? आई नोट को किससे डिवाइड कर दिया? √2 से। तो ये मैक्सिमम वैल्यू तो नहीं है, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू से बहुत थोड़ी सी कम है, ज्यादा कम नहीं है। ऐसे ही बी पॉइंट पर भी जो वैल्यू है वो मैक्सिमम तो नहीं है, लेकिन मैक्सिमम से कुछ ज्यादा भी कम नहीं है। तो जो ए पॉइंट है और वो बी पॉइंट है, वहां पर भी जो वैल्यू होगी फ्रीक्वेंसी की, या वो भी करंट होगा, जब मेरा सर्किट एम्पलीफाई कर रहा होगा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर, तो एम वाली फ्रीक्वेंसी पर जो वैल्यू है, यानी 92.7 की जो वैल्यू थी 3 यूनिट की फ्रीक्वेंसी, ये तो बढ़ेगी, साथ साथ कौन सी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाएगी? ए वाली और बी वाली। क्योंकि यहाँ पर भी करंट की वैल्यू लगभग मैक्सिमम ही मान के चलो, मैक्सिमम से थोड़ी बहुत कम होगी। तो जैसे ही 3 यूनिट बढ़ा तो ए की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ गई और बी की फ्रीक्वेंसी, यानी सपोज करो 3 यूनिट है तो यहाँ पर 2.8 की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ गई और 3.2 की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ गई। तो अगर क्या होगा, जब मैं 3 यूनिट का लगाऊंगा तो हल्का सा भी मेरा वो नोब थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, तो फ्रीक्वेंसी 3 की जगह क्या हो जाएगी? 3.2, है ना। जब मैं कैपेसिटेंस को चेंज कर रहा हूँ ट्रांजिस्टर वाले से, मेरे एफएम से मैंने इसको चेंज किया, मैंने पहले 3 यूनिट लगाई तो मेरे को 92.7 बिल्कुल क्लियर समझ में आया, सुन रहा था ना साफ। मैंने हल्का सा थोड़ा सा मेरे से गलती से और चेंज हो गया, तो 3 की जगह फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? 3.2। तो फ्रीक्वेंसी 3.2 होगी। क्या अब नया चैनल आ जाएगा क्या? नहीं सर, अभी भी कौन सा ही चैनल चल रहा है मेरा? 92.7। क्योंकि अगर यहाँ पर कोई नया चैनल आ जाता 92.8, तो मेरे को 3 यूनिट वाले की भी आवाज आती और किसकी भी आवाज आती? 92.8 वाले की भी आवाज आती। दोनों की आवाज कैसी हो जाती? मिक्सअप हो जाती। समझ में आ रहा है क्या? तो इसीलिए क्या होता है कि जब भी कोई रेजोनेंस, कोई भी एफएम वाला अपनी फ्रीक्वेंसी खरीद रहा है, तो उसको ये पूरा रीजन देते हैं, दिख रहा है ये पूरा, कि इस पूरे रीजन में तुम अपनी ट्रांजिस्टर को कहीं पर भी घुमाओ, चाहे उसकी वैल्यू कितनी हो 2.8, चाहे फ्रीक्वेंसी कितनी हो 3, चाहे कितनी हो 3.2, यहाँ से यहाँ तक पूरा रीजन तक तुम्हें करंट कौन सा एफएम दिखेगा, सिर्फ कौन सा चैनल सुनाई देगा? 92.7। इसके बीच में कोई भी और चैनल अपनी फ्रीक्वेंसी को खरीद नहीं सकता। वो भी फ्रीक्वेंसी खरीदेगा इसके बाद खरीदेगा या इससे पहले खरीदेगा। तो इस पूरे फ्रीक्वेंसी को सब, अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है 92.7 के लिए, वो कितनी है देखना इस डायग्राम के अकॉर्डिंग? 2.8 और मैक्सिमम कितनी है? 3.2। वैसे करंट मैक्सिमम कहाँ है? 3। तो ये पूरी जो बैंडविड्थ, ये जो पूरा 2.8 से 3.2 तक का रीजन है, इसको बोलता हूं बैंडविड्थ। क्या बोलता हूं? बैंडविड्थ। कि मेरा बैंडविड्थ कितना है, 92.7 का बैंड का विड्थ कितना है, मतलब वो कहां से लेकर कहां तक लाई कर रहा है, 2.8 से लेकर कहां तक लाई कर रहा है बच्चे? 3.2 तक। तो ये उसकी पूरी की पूरी क्या हो गई? बैंडविड्थ। क्लियर है क्या?
Yes, sir. हाँ बच्चे, और किसी ने कुछ पूछा है? अगर मैं फ्रीक्वेंसी और अगर मैं अगर पर M पर फ्रीक्वेंसी कम हुई फ्रीक्वेंसी तो कम हो जाए, एम पर फ्रीक्वेंसी कम कैसे हो सकती है? एम तो मैंने डिफाइन किया ना, एम वो पॉइंट मैंने डिफाइन किया है जो पॉइंट किसका फ्रीक्वेंसी कहाँ है, जिस पे फ्रीक्वेंसी इस पे मैक्सिमम, समझ में आ रहा है? करंट जिस पे मैक्सिमम है, करंट जिस पे मैक्सिमम है। फ्रीक्वेंसी तो कुछ भी हो, फ्रीक्वेंसी कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन एम वो पॉइंट है जहां पर फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी पर मेरा करंट क्या है, मैक्सिमम। मैक्सिमम, तो वो फ्रीक्वेंसी है, एम पॉइंट है। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। मेरा फ्रीक्वेंसी एम जो है वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, वो कम हो चाहे तो मेरी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कम है, अगर वो ज्यादा हो तो मेरी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या है, ज्यादा है। ज्यादा। तो बैंडविड्थ वाला चीज समझ में आया सबको? यस सर। क्लियर है? तो मैं नोब से क्या चेंज कर रहा हूँ ये भी समझ में आया, तो तुम्हें ये भी पता लगा कि 92.7 होता है तो 92.8 क्यों नहीं होता। क्लियर है ना? ये तुम्हें बुक्स में भी दिखेगा, एग्जांपल बुक्स में भी दे रखा है, एक्स्ट्रा बुक में किसी में भी देख लो, बुक्स में सेम टू सेम एग्जांपल दिख जाएगा तुम्हें। चलो फिर, अब बैंडविड्थ समझ में आ गया। और क्वालिटी फैक्टर, देखो एक चीज होती है कि मेरे को क्वालिटी अच्छी मिले, मैं इसको वैसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ देसी भाषा में ताकि तुम्हें समझ में आ जाए, पर पूरी तरह से रिलेट मत करना, लेकिन लर्न हो जाएगा, इसको दिमाग में बैठ जाएगा। एक तो तुम फ्री डिश लगवाओ, है ना, और एक तुम एचडी डिश लगवाओ। एक में तो क्या होंगे, चैनल तुम्हें ज्यादा मिलेंगे लेकिन उनकी क्वालिटी क्या मिलेगी, कम मिलेगी। एक में क्या होगा सर, क्वालिटी ज्यादा मिलेगी लेकिन चैनल क्या मिलेंगे, लेकिन एग्जैक्ट आंसर नहीं है। एग्जैक्ट बताऊं तो तुम्हें, एक तुम ऐसी डिवाइस लाओ, ऐसा एफएम लगाओ, मतलब ऐसी डिवाइस देखो जिसके अंदर क्या होगा बच्चे, तुम थोड़ी सी भी नोब को हिलाओगे तो वैल्यूज क्या होंगी, तुम्हें क्लियर आवाज सुनाई नहीं देगी, आवाज क्लियर सुनाई नहीं देगी। चाहे चैनल्स की जो रेंज है वो कम हो लेकिन ज्यादा हो जाए, लेकिन आवाज साफ सुनाई नहीं देगी। एक ऐसी डिवाइस है जिसमें तुम्हें क्या होगा, आवाज तो साफ सुनाई देगी लेकिन रेंज क्या होगी, कम होगी। समझो इसको कैसे, जैसे ये एग्जांपल है। अच्छा मैं यहाँ पर डिफाइन भी कर देता हूँ, इस लोअर फ्रीक्वेंसी को बोल दो इसको ओमेगा नोट से कुछ क्या हो रहा है सर, कम हो रहा है, और यहाँ पर बी में ओमेगा नोट से क्या हो रहा है, थोड़ा ज्यादा। क्लियर है? अगर ये ओमेगा नोट है तो ये ओमेगा नोट माइनस समथिंग है, ये ओमेगा नोट प्लस समथिंग। तो मैंने डिफाइन भी कर दिया, ये एक्यूरेट वैल्यू है। ये ओमेगा ओमेगा नोट से जो कम वैल्यू ए पॉइंट है, यहाँ पर करंट कितना हो जाएगा मैक्सिमम का, √2 टाइम्स कम हो जाएगा। ऐसे ही ओमेगा नोट जो प्लस करूंगा वहां पर भी फ्रीक्वेंसी का करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, √2 टाइम्स कम हो जाएगा। क्लियर है ना सबको? यस। हाँ। अब देखो मैं दो ग्राफ बनाता हूं तुम्हें। एक पॉइंट तो क्या है बच्चे मेरा, एक ग्राफ तो मेरा ये बन रहा है येलो वाला, ठीक है, और यस एक ग्राफ मेरा बन रहा है ऐसे। तो मेरे को एक बात बताओ, कौन सा ग्राफ तुम्हारा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी में करंट अच्छा देगा, मतलब क्वालिटी किसकी अच्छी होगी, ऊपर वाले की या नीचे वाले की? क्वालिटी किसकी अच्छी होगी, ऊपर वाले की या नीचे वाले की? किसकी? नीचे वाले की। कैसे पता लग रहा है? ये हमारे पास हो गया दोनों के लिए, देखो फ्रीक्वेंसी दोनों के लिए क्या आई है, सेम आई है। और मैं चाहूं तो इसको बड़ा भी कर देता ब्लू वाले को थोड़ा, तो भी इतना फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ओमेगा नोट की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, यहाँ पर नीचे क्या है मेरा, ओमेगा है, ऊपर क्या है मेरा, करंट है। तो देखो ध्यान से, कैसे पता चल रहा है सर किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है? देखो क्वालिटी मतलब होता है, यहाँ पर ग्राफ से दिखाता हूं मैं, शार्पनेस से। किससे? शार्पनेस। सर मेरा कौन सा ग्राफ ज्यादा शार्प है, जिसकी पीक ज्यादा शार्प है, कौन सा? येलो, ऊपर ज्यादा शार्प है। और ध्यान से देखना, शार्पनेस ज्यादा है उसकी, देखो करंट की वैल्यू भी कैसी है, आई मैक्सिमम भी
ज्यादा है। ज्यादा है। अच्छा। लेकिन इसका भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं। बैंडविड्थ देखो, जिसका शार्पनेस, जो कर्व मेरा शार्प है, उसका ही जो क्वालिटी फैक्टर है वो क्या है, अच्छा है। क्वालिटी फैक्टर कैसा है, अच्छा है। जो ग्राफ कैसा है मेरा, शार्प। शार्प है। हाँ शिवानी। सर मतलब जैसे ना क्वालिटी फैक्टर के मतलब क्वालिटी फैक्टर बेनिफिट के ऊपर भी डिपेंड करता बिल्कुल है। उसी पे ही डिपेंड करेगा, उसी पे डिपेंड करेगा, उसी पे ही आ रहे हैं। तो आई नोट की वैल्यू तो समझ में आ गई मेरे को, लेकिन फर्स्ट ग्राफ के लिए अगर मैं बात करूं, आई नोट बाई रूट 2 की वैल्यू यहाँ आएगी ना, फर्स्ट मान लो यहाँ, दूसरा यहाँ, तो इसकी जो बैंडविड्थ है वो इतनी होगी सर, दिख रही है फर्स्ट ग्राफ की, येलो वाले ग्राफ की, सबको दिख रही है। ऐसे ही क्योंकि सर यहाँ पर आई नोट बाई क्या हो जाएगा वैल्यू, आई नोट बाई रूट। तो ऐसे ही मैं सेकंड ग्राफ की अगर क्या बताऊं सर, बैंडविड्थ निकालने लग जाऊं, सेकंड ग्राफ की बैंडविड्थ, तो यहाँ पर हो गए 2 पॉइंट्स, ये तो इसके मैक्सिमम पॉइंट्स है। एक पॉइंट यहाँ हो जाएगा जहां पर वैल्यू क्या हो जाए, आई नोट बाई रूट 2, और दूसरा पॉइंट यहाँ हो जाएगा, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, बैंडविड्थ। तो देखो बैंडविड्थ किसकी ज्यादा है, चौड़ाई में किसकी ज्यादा है, रेड वाले, नीले वाले की, ग्रीन वाले की। ग्रीन वाले की। इसी बात है, ग्रीन वाले का ज्यादा चौड़ा दिख रहा है, साफ ग्राफ सबको समझ में आ रहा है। तो जिसकी बैंडविड्थ ज्यादा है बच्चे, उसका शार्पनेस क्या हो रही है ग्राफ की, कम हो रही है। और शार्पनेस अगर कम हो रही है तो क्वालिटी फैक्टर भी क्या हो रहा है, कम होगा। कम हो रहा है। तो एक डिवाइस मेरी ऐसी है, ध्यान से सुनो, जो ब्रॉड लेवल को डिस्कस कर रही है, मतलब अगर एक ऐसा चैनल है मेरे पास, 2 चैनल है, चैनल 1 और चैनल 2, तो एक चैनल ऐसा है जिसका जो बैंडविड्थ है वो क्या है, कम। एक चैनल ऐसा है जिसकी बैंडविड्थ ज्यादा है, तो किसका क्वालिटी फैक्टर हम अभी सिर्फ गिवन सिचुएशन के अकॉर्डिंग बताओ, और फैक्टर्स भी डिसाइड करते हैं, लेकिन अभी सिर्फ बैंडविड्थ की बात करूं मैं, तो चैनल 1 की अच्छा क्वालिटी होगी या चैनल 2 का क्वालिटी फैक्टर अच्छा होगा। एक की बैंडविड्थ ज्यादा है, चैनल 2 की बैंडविड्थ कम है, तो किसका फैक्टर अच्छा होगा क्वालिटी। सर रिपीट करना शुरू से। दो चैनल है, चैनल 1 और चैनल 2, चैनल 1 की बैंडविड्थ क्या है, ज्यादा है, चैनल 2 की बैंडविड्थ क्या है, कम, तो किसका क्वालिटी फैक्टर अच्छा होगा। देखो ध्यान से, बैंडविड्थ बढ़ गई तो क्या हो रहा है, क्वालिटी फैक्टर कम होगा। हो रहा है। तो चैनल 1 के क्वालिटी फैक्टर बढ़िया होगा चैनल 2 का, चैनल 2 का क्योंकि उसकी बैंडविड्थ क्या है, कम। समझ में आ रहा है क्या, क्लियर है। यस। सिर्फ अभी मैं बैंडविड्थ की बात कर रहा हूँ और किसी चीज की बात नहीं कर रहा। किसी को भी कोई डाउट नहीं, नो सर। चलो अभी मैं थोड़ा सा और दिखा देता हूँ इसको। ये देखो 2 ग्राफ तुम्हें साफ साफ दिख रहे हैं। ये पॉइंट है जब मेरा क्या है सर, करंट मेरा क्या है, मैक्सिमम है। ये मैक्सिमम का कितने टाइम है बच्चे, √2 टाइम्स, √2। ऐसे ये पॉइंट भी क्या है, जब करंट क्या है मैक्सिमम का, √2 टाइम्स। तो ये पूरी चीज क्या हो गई मेरी, बैंडविड्थ। क्लियर है। ये ओमेगा आर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ओमेगा 1 ओमेगा आर से थोड़ी सी क्या है, कम, और ओमेगा 2 क्या है, ओमेगा आर से थोड़ी सी ज्यादा। ठीक है, क्लियर है। यस सर। क्लियर है। अब क्वालिटी फैक्टर का मेरे पास एक फॉर्मूला, अच्छा वैसे तो मैं इसका भी डेल्टा ओमेगा का भी फॉर्मूला तुम्हें बताऊं तो क्या होता है, इस पूरे बैंडविड्थ का जो फॉर्मूला होता है, यानी ओमेगा 2 से लेकर ओमेगा 1 तक कितना मेरा रीजन है, तो बैंडविड्थ का रीजन कैसे समझोगे, ओमेगा 2 माइनस, सपोज कर लो ये 5 यूनिट होता, ये 10 यूनिट होता, तो मेरी टोटल कितनी है रेंज इसकी, 10 माइनस 5 है ना। तो ऐसी ओमेगा 2 से ओमेगा 1 को माइनस कर दूं तो बैंडविड्थ आ जाएगी, और इसका फॉर्मूला लर्न कर लो हल्का सा ही, इसको डराइव नहीं करना हमने, R बाय L क्या हो जाएगा, R बाय L। समझ में आ रहा है क्या, R बाय L। समझ भी सकते हो भाई, R की वैल्यू बढ़ जाएगी, तुम्हें साफ साफ पता है, R की वैल्यू अगर कम हो तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 भी क्या होगा, कम होगा। कम होगा। तुम खुद भी देखो, R वैल्यू मतलब करंट की वैल्यू, रेजिस्टेंस कम तो करंट कम। ज्यादा, तो करंट ज्यादा, तो करंट ज्यादा कुछ ऐसा होगा, और करंट कम कुछ ऐसा होगा। तो करंट कम हो गया तो बैंडविड्थ भी क्या हो गई, देखो बढ़ गई, बैंडविड्थ बढ़ गई ना, करंट कम हो गया तो रेजिस्टेंस कम तो करंट भी कम, तो बैंडविड्थ भी कम हो रही।
रेजिस्टेंस ज्यादा तो बैंड करंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और क्वालिटी फैक्टर बढ़ रहा है ना, देखो बैंडविड्थ कम हो गई, देखो यस सर, मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर करंट ज्यादा है तो रेजिस्टेंस क्या है, कम। कम। नीचे वाले में रेजिस्टेंस क्या है, ज्यादा। ज्यादा। अब तुम खुद देखो, रेजिस्टेंस कम है तो बैंडविड्थ क्या है, ज्यादा। देखो ध्यान से, ज्यादा। नीचे वाले में रेजिस्टेंस ज्यादा है तो बैंडविड्थ क्या है, किस में ज्यादा है, ऊपर वाले में, नीचे वाले में, सेकंड वाले में। सेकंड नीचे वाले वाले में। रेड वाले में बैंडविड्थ क्या है, ज्यादा, ऊपर येलो वाले में बैंडविड्थ क्या है, कम। कम। और येलो वाले में रेजिस्टेंस भी देखो क्या है, रेजिस्टेंस भी कम और बैंडविड्थ भी कम। रेजिस्टेंस कम है तो बैंडविड्थ भी क्या हो रही है, कम। समझ में आ रहा है क्या, इसलिए इसका फॉर्मूला वैसे याद भी रख लो, ऊपर क्या आएगा इसको अब ऐसे याद रख सकते हो, ऊपर आएगा आर, नीचे क्या आएगा बच्चे, एल। ये किसका फॉर्मूला हो गया सर, बैंडविड्थ का। किसका फॉर्मूला है, बैंडविड्थ का। याद रख लोगे क्या, इसको डराइव नहीं करना हमने। यस सर। अब देखो क्वालिटी फैक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या है, सिंपल, कितनी तुम्हारी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है उसको डिवाइड कर दो उसकी बैंडविड्थ के साथ। बैंडविड्थ से। और ये तो साफ साफ समझ में आ रहा है सर, जितनी ज्यादा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी उतना ज्यादा करंट, उतना ज्यादा क्वालिटी फैक्टर। तो ऊपर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी और क्वालिटी फैक्टर एक दूसरे के कैसे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेकिन जितनी ज्यादा बैंडविड्थ होती थी क्वालिटी फैक्टर उतना क्या होता था, कम होता था। कम होता था। इसलिए ये दोनों आपस में क्या है, इनवर्स। तो इसलिए ऊपर आया रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, नीचे क्या आया, बैंडविड्थ। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी यानी ओमेगा की मैं बात करूं, ये ओमेगा की टर्म्स में चल रहा है सब, ओमेगा। और बैंडविड्थ क्या है, ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन। ओमेगा। ओमेगा टू माइनस ओमेगा की वैल्यू तो तुम्हें पता है, 1/√LC एलसी। है ना। और अगर मैं बात करूं किसकी, ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन, वो अभी निकाला है तुमने, R/L। एल। एल ऊपर चला जाएगा। क्लियर है, इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं। आओ, एल को क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख दो 1/√L इंटू में √C। इसको क्या लिख सकता हूँ ऊपर, √L मल्टीप्लाई बाय इंटू रूट एल। और नीचे है R। एक √L से एक √L कट गया, तो इसका फॉर्मूला क्या आ गया बच्चे, 1/R √L/C। क्लियर है क्या सबको, यस सर। देख लो किसी को कोई भी डाउट है तो फिर भी पूछ लो। क्लियर है, क्या है क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला। अब अगर सर्किट का क्वालिटी फैक्टर पूछ रहा हो तो कैसे निकाल सकते हो, सिर्फ R की वैल्यू पता हो, सिर्फ L की वैल्यू पता हो और सिर्फ C की वैल्यू पता हो, मेरे को सर्किट का क्या पता लग जाएगा बच्चे, क्वालिटी फैक्टर सीधा ही निकाल सकता हूँ। क्लियर है, क्या फॉर्मूला है दोबारा बोल दो, 1/R √L/C। क्लियर है, चलें आगे, पक्का। आज के लिए इतना ही करेंगे बस, फिर भी पूरा बता दो मुझे, किसी को कोई डाउट है तो। ट्रांसफॉर्मर रह जाएगा, निकाल दो ये वाली, एक मिनट। क्या कह रहे हो, स्लाइड निकाल दो एक बारी वाली। ये वाली, ये लो। ये फॉर्मूला कैसे आया, इसमें कंफ्यूज मत होना, ये भी निकलवा देंगे नेक्स्ट क्लास में, ये बहुत आसान फॉर्मूला है, सेम बात है दोनों। तुम सिर्फ इसकी फॉर्म में लर्न करो, इसी फॉर्मूले से ये फॉर्मूला बना है बच्चे, आराम से हो जाएगा, टेंशन मत लो। हो गया सर। चले आगे, यस सर। चलो तो हम थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं फटाफट आज। सबसे पहले हमने बात किसकी की बच्चे, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/√L। लेकिन अगर F की बात करूं हर्ट्ज में तो क्या हो जाएगा, 1/LC। ये रेजोनेंस के केस है। रेजोनेंस पे क्या होता है सर, करंट तो मैक्सिमम। Z किसके इक्वल हो जाता है, आर। और पावर किसके इक्वल हो जाती है, V²/R RMS इंटू में कौन सा 5। ये सब भी किस में होता है, रेजोनेंस के केस में। और दूसरी बात, एक और बात करी हमने, क्वालिटी फैक्टर, शार्पनेस ऑफ द रेजोनेंस की, है ना। तो बैंडविड्थ जितना ज्यादा होगा उतना कम क्या होगा मेरा, कम होगा, और क्वालिटी फैक्टर उतना कम होगा। और इनके बीच में रिलेशन तुम्हें पता है, क्वालिटी फैक्टर किसके इक्वल है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ। और ये किसके इक्वल है बच्चे, 1/R√L/C। क्लियर है सबको। और अगर बैंडविड्थ वैसे पूछ लिया जाए, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, वो किसके इक्वल है, R/L।
L1 ठीक है, और ये ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 कौन सी फ्रीक्वेंसी है, जहां पर करंट ओमेगा बैंड ओमेगा 2 ले लो या ओमेगा 1 लिख लो, जहां करंट क्या हो, आई नॉट का कितना हो, टाइम्स कम हो जाए। क्लियर है, ये हो गया बैंड। किसी को कोई भी डाउट है आज के लेक्चर में? अब हमारा सिर्फ ट्रांसफॉर्मर बचा है, तो हमारा पूरा अल्टरनेटिंग करंट खत्म हो जाएगा बच्चे। ठीक है, अभी हम ट्रांसफॉर्मर के ऊपर बात कर लेंगे, और उसके ऊपर जो थोड़ा थोड़ा हमारा ना पीछे चैप्टर में जो जो बचा हुआ है हम उसको भी खत्म कर देंगे। तो एक लेक्चर और है, उसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे हमारा ड्यूअल नेचर। वैसे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स करना चाहिए, पर ड्यूअल नेचर करेंगे हम स्टार्ट। क्लियर है, किसी को कोई भी डाउट है यहाँ तक बच्चे? कोई भी स्लाइड में किसी में भी काम इतना ही करेंगे आज। समझ में आई है आज की चीजें कैसे किया है सब कुछ? यस सर। हमारे 2 ऑब्जेक्टिव हमने लेके चले थे और दोनों ही हमने पूरा कर दिया। तीसरा मैंने भी बोला था कि हम हो पाएगा तो ही करेंगे। तो दोनों ऑब्जेक्टिव क्लियर है? यस सर। चलो, तो यहाँ तक हमारा हो गया आज तक। ठीक है बच्चे, जा सकते हो बच्चे। अब किसी को कोई डाउट है तो वो रुक जाओ। एक्स्ट्रा क्लास हमारी कब है? 9:30 बजे। ठीक है, ओके बच्चे, बाय सर। शिवानी बोलो। टाइमिंग तो 10 बजे की है ना? क्या कह रहे हो? टाइमिंग तो 10 बजे की है ना वैसे? नहीं 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 नहीं, 9:30 ही हो गया था ना। अब तो हमेशा 9:30 ही आती है क्लास। सारे टीचर 9:30 ही लेते हैं मेरे हिसाब से, है ना? वही है ना, पर ऐसे कुछ क्यों है? हाँ, वैसे 10 बजे थी शुरू में तो, लेकिन कई बच्चों का फिर शायद मैसेज आया था सर के पास कि सो जाते हैं वो लोग 10 बजे तक, 10:30 बजे तक, तो फिर जल्दी करना है, तो इसलिए 9:30 बजे की हो गई थी तब से टाइमिंग। हाँ ठीक है बच्चों, यस सर। बाय सर। बाय बाय बच्चे, बाय। बाय। ओके।